ओके स्टूडेंट। सो हम कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस पर आ चुके थे। हमने सेट ऑफ कर लिया है। सेट ऑफ में भी हमने देख लिया था कि सेट ऑफ इंट्रा हेड एंड इंटर हेड कैसे कैसे होता है। अब हम कर रहे थे कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। राइट, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में भी हमने पहला जो कैरी फॉरवर्ड अंडर हाउस प्रॉपर्टी इनकम हेड है वो हमने डिस्कस कर लिया था पिछली वीडियो में। सो टुडे वी वुड बी डूइंग कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर पीजीबी। राइट, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर पीजीबी। right? Or you can say carry forward of losses under business income, right? और business income में भी हमारे पास दो तरह की income होती है, that is speculative business income and non-speculative business income. तो अगर हमारे पास दो तरह के businesses are divided, तो फिर हमारे पास जो carry forward के provisions है वो भी दो तरह के divide हो जाएंगे, right? So it is carry forward of the losses जब इंट्रा हेड एंड इंटर हेड दोनों में ही वो नहीं आ पा रहे हैं, फिर भी हमारा नेट लॉस ही आ रहा है, नेट इनकम नहीं आ रही है, तो वी कैन डू कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर पीजीबीपी। एंड पीजीबीपी के अंडर दो तरह के बिजनेस को डिवाइड करता है इनकम टैक्स एक्ट 1961, दैट इज स्पेक्युलेटिव बिजनेस एंड नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस। राइट, स्पेक्युलेटिव बिजनेस एंड नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस। राइट, तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, लीगल है जो स्पेक्युलेशन, इसको हम गैम्बलिंग नहीं बोल सकते, ये लीगल स्पेक्युलेशन है। कोई इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है, 4 दिन की ट्रेडिंग कर रहा है, उसमें से पैसे कमा रहा है और वो उनका बिजनेस ही है। मतलब वो कंपनी उन्होंने बनाई ही इसलिए क्योंकि ताकि वो ट्रेडिंग से पैसा कमा पाए। राइट, नॉन स्पेक्युलेटिव मतलब, नॉन स्पेक्युलेटिव का मतलब है नॉर्मल कमर्शियल बिजनेस, जिसमें वो कुछ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, कुछ प्रोसेसिंग कर सकते हैं, कोई सर्विस, कोई आईटी इंडस्ट्री, कोई भी तरह का बिजनेस है, वो नॉन स्पेक्युलेटिव है। Right? So let us discuss the provisions of carry forward of losses under PJPP, that is under business one by one. राइट, ओके। सबसे पहले हम स्पेक्युलेटिव सबसे पहले हम नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस की बात करेंगे कि नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस के अंदर कौन कौन से प्रोविजंस है जो हमारे को इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड कर रहा है। राइट, अब नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस में सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो उसमें क्या कह रहा है वो कि ये जो टाइम लिमिट है, जो टाइम लिमिट है कैरी फॉरवर्ड करने की लॉसेस की, राइट, इसमें भी सेम है जो हाउस प्रॉपर्टी की, दैट इज 8 असेसमेंट ईयर्स। और वो 8 असेसमेंट ईयर्स इमीडिएटली क्या होने चाहिए, फॉलोड होने चाहिए जिसमें लॉस हुआ। ऐसा नहीं है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक बात समझाई थी कि हाउस प्रॉपर्टी में एक साल में लॉस हुआ, आपको इस साल में पता नहीं लगा तो आपने नेक्स्ट ईयर से क्लेम करना शुरू कर दिया। नो, जिस साल में लॉस हुआ है आपको पता है और आपने उस साल क्लेम किया है, उस साल से लेकर अगले 8 साल तक, उस साल से लेकर अगले 8 साल तक, और वो भी इमीडिएट होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि 2 साल क्लेम कर लिया, 2 साल नहीं किया, फिर याद आ गया कि भाई वो फलाने ईयर का हमारा लॉस था वो हमने क्लेम नहीं किया, ऐसा नहीं। 8 साल कंटिन्यूसली ही आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में क्लेम करना पड़ेगा अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो। राइट, तो इसमें भी जो पॉइंट है दैट इज द सेम। देन मोड क्या है इसका, मोड क्या है, नाउ एक नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस, क्योंकि हम नॉन स्पेक्युलेटिव वाला पॉइंट ही कर रहे हैं, सो एक नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस सेट ऑफ हो सकता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम से प्लस स्पेक्युलेटिव इनकम, दोनों से। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ ये पॉइंट। एक नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस, अगर कोई कमर्शियल बिजनेस है, कोई नॉर्मल बिजनेस है हमारा, उसका मैं सेट ऑफ कर सकती हूँ अपने अगले साल की इनकम से। राइट, वो नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम से, प्लस मैं इसको सेटल ऑफ कर सकती हूँ अपनी स्पेकुलेटिव बिजनेस से। फॉर एग्जाम्पल मेरा टी शर्ट्स बनाने का काम है, तो टी शर्ट्स बनाने में मुझे लॉस हो गया, राइट, पर साथ में मैं कभी कभी ट्रेडिंग भी कर लेती हूँ। राइट, ट्रेडिंग इज माई पार्ट टाइम बिजनेस। तो अगर ट्रेडिंग में मुझे इनकम हो रहा है तो मैं अपने टी शर्ट मेकिंग बिजनेस का जो मेरा लॉस हुआ था वो अपनी ट्रेडिंग इनकम से भी मैं उसको सेट ऑफ कर सकती हूँ। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 कह रहा है। राइट, देन इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो हमने हाउस प्रॉपर्टी में भी किया था, दैट इज टाइमली फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। यस, होना चाहिए।
बाय द ओनर होना चाहिए ऑफ द बिजनेस। बिजनेस ओनर को टाइमली फाइल करनी पड़ेगी अपनी रिटर्न, अगर उसको ये कैरी फॉरवर्ड करने हैं अपने लॉसेस, राइट। और वो जो रिटर्न फाइलिंग होगी वो ऑन द बिहाफ ऑफ ओनर ही होनी चाहिए, मतलब जिसने लॉस कमाया है, राइट, उसके बिहाफ पर ही होनी चाहिए वो रिटर्न फाइलिंग। हाउएवर, अब अगर फॉर एग्जांपल ओनर की डेथ हो जाती है, राइट, ओनर ने बिजनेस बेच दिया, ओनर ने अपनी कंट्री चेंज कर ली, बिजनेस उसने सेल ऑफ कर दिया, कंट्री चेंज कर ली, तो उस केसेस में क्या करेंगे फिर? मतलब कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, राइट, ऐसा नहीं होता। मैंने आपको कहा है इनकम टैक्स एक्ट इज वेरी मच फ्लेक्सिबल, क्योंकि वो सिटीजन की हेल्प करता है इनकम टैक्स एक्ट, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे गवर्नमेंट को दे पाए इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशन, राइट। तो कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर ओनर की डेथ हो जाती है, ओनर अपना बिजनेस बेच जाता है, राइट, ओनर अपना बिजनेस अमेलगमेट कर रहा है, मर्जर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वोडाफोन एंड आइडिया बिकेम वी, क्यों बने थे वो? क्योंकि दोनों ही लॉसेस में जा रहे थे, राइट। तो दोनों ने एक कहा कि हम एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सपोर्ट के साथ इस कंपनी को दोबारा से चलाएंगे और प्रॉफिटेबली चलाएंगे। तो ऐसे केस में तो जो उनके पुराने लॉसेस थे उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए? नो, ऐसा नहीं है। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर ओनर की डेथ हो जाती है तो बिजनेस किसके पास जाएगा? इनहेरिटेंस के पास। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? जो आगे उसके बेटे होंगे, बेटियां होंगी, जो आगे फैमिली मेंबर्स होंगे, जो बिजनेस आगे चलाएंगे, राइट। अगर उसकी डेथ हो जाती है, अगर बिजनेस अमेलगमेट हो जाता है, जैसे वोडाफोन एंड आइडिया बिकेम ही, या मर्जर हो जाता है, राइट, या हम बिजनेस किसी आगे सक्सेशन, मतलब फ्यूचर जनरेशन का ओनर जिंदा ही है, बट फ्यूचर जनरेशन से उसने बिजनेस दे दिया और खुद वो रिटायर हो गए हैं, तो इन केसेस में भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई ओनर चेंज हो गया है तो हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, हमारा लॉसेस जो है वो एकदम से हमारा डेड लॉस बन गया, नो, राइट। तो हमारा इनकम टैक्स एक्ट इज क्वाइट फ्लेक्सिबल इन दीज कंडीशन, राइट। और एक और कंडीशन है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें एक फोर्थ कंडीशन भी है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट कंटिन्यूटी, दैट कंटिन्यूटी of the loss generating, continuity of the loss generating business is not necessary। अब देखो इसका मतलब क्या है। कोई भी बिजनेस अगर मुझे लॉसेस दे रहा है, कोई भी बिजनेस ओनर को लॉसेस दे रहा है, तो क्या बिजनेस ओनर वो जो बिजनेस है वो कंटिन्यू करना चाहेगा? 90% केसेस में नहीं वो कहेगा कि भाई ये जो दुकान है, या ये जो बिजनेस है, या ये जो मैंने इंडस्ट्री खोल रखी थी, ये मुझे प्रॉफिट तो दे नहीं रही, उल्टा मेरा नुकसान ही करा रही है, प्लस मुझे वेजेस भी देने पड़ रहे हैं, अपनी लेबर को सैलरीज भी देनी पड़ रही है, तो मैं इसको बंद ही कर दूं, राइट। और बंद करना एक अच्छा डिसीजन है अगर उसको लग रहा है कि नहीं ये बिजनेस मेरे लिए एक एसेट नहीं, एक लाइबिलिटी है, राइट। अब जो लॉस हो गया, अगर फॉर एग्जाम्पल ओनर ने बिजनेस बंद कर दिया, अब जो लॉस हो गया मतलब डेड लॉस है, उसका कुछ नहीं हो सकता। अब ऐसा तो है नहीं ना कि ओनर ने अगर ये लॉस जनरेटिंग बिजनेस बंद कर दिया तो उसकी इनकम ही बंद होगी, नहीं भाई, उसने कोई नया बिजनेस शुरू कर लिया होगा, राइट। नया बिजनेस शुरू नहीं किया होगा तो उसके दो तीन बिजनेस चल रहे होंगे, एक लॉस मेकिंग वाला उसने क्या कर दिया? बंद। बाकी दो तो चल ही रहे, बाकी दो तो चल ही रहे, राइट। हो सकता है वो किसी और तरह से कोई जॉब भी कर रहा हो कि सैलरी इनकम भी हो, राइट। तो सैलरी इनकम तो हम पीजीबीपी के अंदर उसको सेट ऑफ नहीं करते, ये मैंने आपको इंट्राहेड में भी और इंटरहेड में भी समझा दिया था कि सैलरी इनकम से हम अपने बिजनेस लॉसेस को कभी भी कवर अप नहीं कर सकते, ये टोटली इलीगल है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, राइट। तो अगर उसने नया बिजनेस खोल लिया है, उसने वो लॉस मेकिंग बंद करा दिया है, या उसके दो तीन बिजनेस ऑलरेडी चल रहे थे, लॉस मेकिंग वाला उसने बंद कर दिया है बिजनेस, तो क्या उस केस में ये जो लॉसेस हुए थे उसको लॉस मेकिंग बिजनेस में जो बंद हो चुका है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं क्लेम कर सकता क्लेम में अपने इनकम टैक्स रिटर्न में? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बिजनेस बंद भी हो जाता है जिसमें उसको लॉस हो रहा था, तब भी ये बिजनेस का जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। और जो भी वो आज कर रहा है, आज वो चाहे नया बिजनेस कर रहा है या अपने वही दो तीन बिजनेस में से जो अच्छा लग रहा था वो उसको कंटिन्यू कर रहा है, तो उसके अंडर वो क्लेम कर सकता है कि मेरा ये फलाना फलाना बिजनेस था, ये मैंने आज बंद कर दिया है पर इतना मुझे लॉस हुआ है, प्रोवाइडेड दैट उसके पास वो एविडेंस होना चाहिए लॉस कि इतना मेरा नुकसान हो गया था, मतलब P&L एंड बैलेंस शीट होनी चाहिए उस बिजनेस ओनर के पास, राइट। नाउ एक इसमें फिफ्थ पॉइंट है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में अंडर पीजीबीपी अंडर नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस। द फिफ्थ पॉइंट इज some of the losses
कैन बी कैरिड ऑन फॉर इनडेफिनिट पीरियड। अब इनडेफिनिट पीरियड का मतलब क्या है कि वो 8 साल का जो टाइम स्लैब दिया हुआ है वो इसमें लागू नहीं होता। आप इसको कितने सालों तक भी आगे लेके जा सकते, राइट। मतलब क्या है, ये 8 साल तक मिनिमम नहीं चलेंगे, ये आप 10 साल, 12 साल, 13 साल, जब तक आपका पैसा लगी जा रहा है तब तक आप इन लॉसेस को क्लेम कर पाओ, राइट। अब बिजनेस में ऐसे कौन से लॉस हो जाते हैं भाई कि जिसको हमने इंडेफिनिट पीरियड तक लेके जाना है। तो फर्स्ट वन इज अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, राइट, जो हमारा प्रॉफिट को कम करता है। नाउ व्हाट इज अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की, फॉर एग्जांपल एसेट की लाइफ खत्म हो गई है, राइट, पर उस पर जो डेप्रिसिएशन का चार्ज था वो भी तक खत्म नहीं हुआ। हमारे को हमारी जो मशीन थी वो ऑब्सोलीट हो गई है एज पर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, तो हमारे को उसको रिप्लेस करना पड़ा क्योंकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो हैम्पर हो रही थी, राइट, द प्रोडक्टिविटी वाज गेटिंग हैम्पर्ड, राइट। अब अगर प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो रही थी और हमारे को बिजनेस में वो मशीन रिप्लेस करनी पड़ गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसकी डेप्रिसिएशन लग गई होगी और हमने बिल्कुल ही राइट ऑफ कर दी, नहीं, कुछ डेप्रिसिएशन अनअब्सॉर्ब भी होगी, राइट। तो अगर मुझे आज इतना बड़ा रिप्लेसमेंट कॉस्ट उठाना पड़ रहा है कि मेरी मेरी जो मशीन है वो बिल्कुल ही आप कह लो ऑब्सोलीट हो गई है, पर उसकी लाइफ अभी थी, वो वर्केबल कंडीशन में थी, बट मैंने अपनी इच्छा से एक नई मशीनरी लेके आई हूँ, तो उसकी डेप्रिसिएशन जो मैंने चार्ज किया वो तो मुझे क्लेम मिलना चाहिए ना। तो अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आप कितने भी सालों तक आगे लेके जा सकते हैं, तो आपकी नई मशीनरी पे उसके नए हिसाब से भी डेप्रिसिएशन लगेगी, प्लस जो पुराने की अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन थी वो भी आगे कैरी फॉरवर्ड होएगी होएगी। और आप इसको एक अपने प्रॉफिट में से माइनस कर सकते हैं, प्लस इनकम टैक्स रिटर्न में भी जब आप अपने पीजीबीपी के अंदर रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो उसमें भी आप अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन में अमाउंट डाल सकते हैं, राइट। देन साइंटिफिक रिसर्च, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑन साइंटिफिक रिसर्च। नाउ मैंने आपको बोला है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है आजकल की बिजनेसेस का कि जिसके बिना काम नहीं चल सकता, राइट। कस्टमर्स की नीड क्या है, कस्टमर्स क्या चाहते हैं, कस्टमर्स की प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए R&D में कंपनीज करोड़ एंड करोड़ ऑफ मनी पुट कर रही हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि जो हम काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जो हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये कंपनी उठाई है या ये कंपनी हम चला रहे हैं क्या हम ठीक काम कर रहे हैं, राइट। तो उसमें बहुत सारा मनी इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट इज वेरी लीनियंट अबाउट इट कि हमारा जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा जाता है वो हम अपनी इनकम में से माइनस कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना इज अ कॉस्टली प्रोसेस, बहुत ज्यादा पैसा लगता है रिसर्च डेवलपमेंट करने में, राइट। देन इज एक्सपेंडिचर, देन इज एक्सपेंडिचर, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑन फैमिली प्लानिंग, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑन फैमिली प्लानिंग, राइट। और इसमें जो कवर होते हैं वो बेसिकली एम्प्लॉयज होते हैं, इसमें जो कवर होते हैं वो बेसिकली एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कवर होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन में अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है फैमिली प्लानिंग के ऊपर, तो जितना भी खर्चा लगा रही है ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर्स के कंसल्ट के साथ, ठीक है, हॉस्पिटल्स के साथ उनका टाई अप है, एम्प्लॉयज के प्रॉपर सेशन हो रहे हैं ऑल ऑफ इट, तो जितना भी वो पैसा लगा रही है अपने एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिट के लिए, तो नेशनल इकोनॉमी भी उससे इफेक्ट हो रही है, ठीक है, नेशनल इकोनॉमी को भी बेनिफिट हो रहा है अगर वो अपने एम्प्लॉयज को ये समझा पा रहे हैं दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग, राइट। सो उसमें अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट लगा रही है तो वो भी वो अपने इनकम में से माइनस करेगी जितना भी उनका पैसा लग रहा है, और प्लस उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगी अंडर पीजीबीपी। देन इसमें जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है लॉस फ्रॉम अ स्पेसिफाइड बिजनेस, लॉस फ्रॉम अ स्पेसिफाइड बिजनेस क्लास, ये हमने देखा था सेक्शन नंबर 35 AD। और सेक्शन नंबर 35 AD में कौन कौन से बिजनेस है, सेक्शन नंबर 35 AD कौन कौन से बिजनेस, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो उसमें आपको पता लगेगा कि इसमें कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस, राइट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का बिजनेस, राइट, पाइपलाइंस का बिजनेस, नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, राइट, हॉस्पिटल्स का बिजनेस विद मिनिमम 100 सीटिंग, होटल्स का बिजनेस विद एटलीस्ट 2 स्टार होटल्स, राइट। तो ये बिजनेस में जो एक स्पेसिफाइड लिस्ट दी है अंडर सेक्शन 35 AD, उन बिजनेसेस में कोई लॉस हो जाता है, वो जो लिस्ट है हमारे पास 35 AD की बिजनेसेस की, जिसमें ये सारे बिजनेसेस आते हैं जिनमें मैंने आपको 3-4 एग्जांपल अभी दिए, अगर उन बिजनेसेस को मुझे लॉस हो जाता है तो 8 साल के बजाय मैं इनडेफिनेट पीरियड तक उन लॉसेस को लेके जा सकती हूँ, नो हार्ड एंड फास्ट रूल फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट, राइट। तो ये बेसिकली 5 मेजर पॉइंट्स थे
जो आपको कैरी फॉरवर्ड ऑफ टीजेबीपी अंडर नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस के अंदर आपको याद रखने हैं, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज स्पेक्युलेटिव बिजनेस। स्पेक्युलेटिव बिजनेस, वो ऊपर वाला तो हमारा हो गया नॉन स्पेक्युलेटिव, मतलब क्या है हमारा बिजनेस जो नॉर्मल चल रहा है। अब स्पेकुलेटिव बिजनेस जो ट्रेडिंग कर रहे हैं शेयर्स में, ठीक है, इंट्राडे कर रहे हैं, इंट्राडे मतलब एक दिन में ही खरीदते हैं, ये उसी दिन में बेच देते हैं, या इंटरडे कर रहे हैं मतलब 3-4 दिन तक शेयर रखते हैं फिर बेच देते हैं, और उनका ये बिजनेस है, कोर बिजनेस है उनका। वो एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे इसको, उनका कोर बिजनेस ही है इसी चीज से पैसा कमाने का, कोर एलिमेंट है उनका, ऑपरेशन है ये। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में करते हैं ना, लाइक इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, तो उनका ऑपरेशन ही है स्पेकुलेशन करना, राइट। तो अगर ऐसा कोई बिजनेस चला रही है और उसमें लॉस हो जाता है, तो यस, ट्रेडिंग शेयर्स इक्विटीज ये ऐसी चीजें जिसमें लॉसेस के चांसेस भी उतने हैं जितने प्रॉफिट्स के हैं, तो उन लॉसेस को क्या करना है, राइट। तो इसमें थोड़ी सी चेंज है, ज्यादा नहीं है। तो इसमें जो टाइम लिमिट है, द टाइम लिमिट, बिकॉज इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, स्पेकुलेटिव बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा होगा, राइट। सो अगर ओनर के पास प्रॉफिट और लॉस मतलब क्या है, अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने की या कैपिटल बजटिंग करने की इतनी क्षमता नहीं है, मतलब फॉल्टी प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसकी वो जिम्मेदारी फिर सारी की सारी अपनी इनकम टैक्स पर नहीं दे, राइट। अगर आप ऐसे बिजनेस में हो जो ट्रेडिंग में से पैसा कमा रहे हो, देन यू नीड टू बी वेरी वेरी स्मार्ट, देन यू नीड टू बी वेरी वेरी गुड डिसीजन मेकर, राइट। तो इसमें टाइम लिमिट 8 साल से कम करके सिर्फ 4 साल तक ही रख दिया, मतलब 4 असेसमेंट ईयर्स तक ही हम वो लॉस क्लेम कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर। क्यों? उसका मैंने रीजन बता दिया, क्योंकि इसमें लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है, राइट। और अगर आप लॉस पे लॉस कमाई जा रहे हो, मतलब आप फॉल्टी प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि स्पेकुलेटिव बिजनेस है, जितना प्रॉफिट का चांस है उतना लॉस का चांस है। अगर आप फॉल्टी प्लानिंग करके लॉसेस पे लॉसेस कमा रहे हो, आप सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकम टैक्स अथॉरिटीज के ऊपर नहीं डालोगे कि भाई ये देखो मेरा इतने सालों का लॉस चल रहा है, तो आप मुझे एक साल की और कैरी फॉरवर्ड दे दो, एक साल की और कैरी फॉरवर्ड दे दो, तो आप एक सही बिजनेस में नहीं हो। तो इसके लिए इन्होंने 8 साल से कम करके 4 साल की लिमिट कर दी है, कि 4 असेसमेंट ईयर्स, वो भी इमीडिएट होने चाहिए, जिस साल में लॉस हुआ उस साल के इमीडिएट असेसमेंट ईयर्स में, 4 साल में आप क्या कर सकते हो, अपने लॉसेस को कवर अप कर सकते हो, राइट। देन इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है मोड ऑफ सेट ऑफ। पीछे हमने देखा था नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस, वो हम स्पेकुलेटिव प्लस नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से सेटल ऑफ कर सकते थे, बट यहाँ पर जो मोड है, दैट अ स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट, a speculative business loss can be set off against only and only speculative business income, only and only speculative बिजनेस इनकम, राइट। मतलब क्या करना, हमने स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस को सिर्फ और सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम के साथ ही कैरी फॉरवर्ड करना है। अगर इनकम है स्पेक्युलेटिव बिजनेस की और नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस की, तो हम स्पेक्युलेटिव बिजनेस को कभी भी नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस के साथ सेटल ऑफ नहीं करेंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस को स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम से ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 4 साल। उससे ज्यादा इनकम टैक्स अथॉरिटीज हमारे को प्रिविलेज नहीं देती हैं। अगर फिर भी आपका लॉस बच जाता है 4 साल के बाद कैरी फॉरवर्ड करने का भी, तो देन यस इट इज अ डेड लॉस फॉर यू, ठीक है, वो प्रॉपर एक डेड लॉस बन जाएगा, राइट। देन मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया था, एक पॉइंट मैंने आपको पहले इंट्राडे और इंटरडे में भी, सॉरी, इंटर सेट ऑफ एंड इंटर हेड सेट ऑफ एंड इंटर सेट ऑफ में भी बता दिया था, दैट बिजनेस लॉस को कभी भी सैलरी हेड के अंदर, मतलब सैलरी इनकम के साथ हम सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये तो ना स्पेकुलेटिव में होगा ना नॉन स्पेकुलेटिव में, ये तो सीधी सी बात है, राइट। ना स्पेकुलेटिव बिजनेस में ना नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में हम बिजनेस लॉस, सॉरी, हम बिजनेस लॉस को सैलरी इनकम के साथ सेट ऑफ करेंगे, हम कर ही नहीं सकते। वी कैनॉट डू कि हम बिजनेस लॉस चाहे स्पेकुलेटिव हो चाहे नॉन स्पेकुलेटिव हो, उसको सैलरी इनकम के साथ हम सेटल ऑफ करें, दैट वुड बी अ डिजास्टर। बिकॉज सैलरी इनकम तो एक तरह का, एक आप कह लो एक 100% श्योरिटी होता है कि ये इनकम तो मुझे फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ आएगी आएगी, राइट। बट बिजनेस में रिस्क है, राइट, तो लॉस भी हो सकता है, तो उसको हम कभी भी इतना, ये इसलिए कहा गया है ताकि जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है वो इतना ज्यादा आप कह लो कंफर्ट जोन में ना आ जाए, चलो कोई बात नहीं, अगर बिजनेस नहीं भी चल रहा तो क्या हो गया, सैलरी इनकम के साथ मैं अपना लॉस को माइनस करके अपनी सैलरी इनकम पर भी टैक्स बचा लूंगा,
तो इस लूप होल को हम नहीं प्ले करवाना चाहते हैं। अगर ऐसा हो तो सैलरी इनकम उसकी 2 लाख है, राइट, और बिजनेस लॉस भी उसका 2 लाख है, तो 2 लाख में से 2 लाख माइनस हो गया, उसका इनकम टैक्स कितना बना, 0। एक तो उसको अपना बिजनेस नहीं चलाना आ रहा, प्लस जो सैलरी थी उस पर भी वो टैक्स नहीं दे रहा, तो ये गलत हो जाएगा, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर पीजीबीपी अंडर बिजनेस इनकम, राइट। हम इसके आगे वाली वीडियोस में अगले हेड्स के अंदर देखेंगे कि कैरी फॉरवर्ड्स कैसे। थैंक यू सो मच क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो।